डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश में वित्त वर्ष 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिकॉर्ड 25 गीगावाट बढ़ी। हरियाणा सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए मूल्य नीति की समीक्षा और खेती की लागत की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। किसानों, उपभोक्ताओं और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं के हितों को संतुलित करना है समिति का उद्देश्य। बिहार की पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम। राज्य के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम को जीआई टैग दिलाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन को मंजूरी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए जल भराव वाले क्षेत्रों के पानी का किया जा सकता है उपयोग। राज्य में ब्लू रेवोल्यूशन को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के लिए मूल्य नीति की समीक्षा और खेती की लागत की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और इस समिति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ऐसी नीतियां बनाना है कि जो किसानों, उपभोक्ताओं और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं के हितों को संतुलित करें। देश में किसानों को उनके द्वारा उपजाई जाने वाली फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा रबी और खरीफ सीजन की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। इन फसलों के एमएसपी का निर्धारण फसलों की लागत में आने वाले खर्च और उस पर मुनाफे के आधार पर किया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने आगामी सीजन और वर्षों के लिए वर्तमान मूल्य नीति की समीक्षा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की खेती की लागत की जांच करना है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों के पानी का उपयोग मछली पालन और झींगा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे राज्य में ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री मंगलवार को कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने मत्स्य पालन और कृषि विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों से पहले चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। उन्होंने वैश्विक स्तर पर मछली पालन को बढ़ावा देकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत तलाश करने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर भिवानी और सिरसा जिलों में चल रही मत्स्य पालन परियोजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के अंतिम ड्राइंग को इस माह के अंत तक फाइनल कर लिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि भिवानी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है और बिजली पानी की आपूर्ति की योजना पर काम चल रहा है। तो वहीं सिरसा जिले में प्रस्तावित प्रोपर्ड फिश फार्म परियोजना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है और उपायुक्त को भूमि आवंटन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने विभाग को परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने मत्स्य पालन, कृषि और मृदा संरक्षण विभागों के बीच संयुक्त बैठक आयोजित करने पर जोर दिया ताकि जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। बिहार की पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए बिहार के फेमस लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम को जीआई टैग दिलाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन करने की मंजूरी दी गई है।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU सबौर में GI रजिस्ट्रेशन की 10वीं समीक्षा बैठक अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कृषि जगत के विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान बिहार के 3 और कृषि उत्पादों लिट्टी चोखा, बिहार चना सत्तू और बथुआ आम को GI टैगिंग के लिए औपचारिक रूप से GI रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई को आवेदन भेजने की मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को फिर बड़ी राहत दी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस वित्त वर्ष में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को 93% सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। MP में बिजली बिलों की 93% सब्सिडी देगी सरकार। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत। मध्य प्रदेश के 37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ। MP सरकार सब्सिडी के रूप में 1,08,155 रुपए का करेगी भुगतान। कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 7% राशि ही करनी होगी जमा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक के बाद एक किसान हितैषी फैसले ले रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल MP में कृषि उपभोक्ताओं को 3 हॉर्स पावर के पंप पर पूरे वर्ष में 30,730 रुपए, 5 हॉर्स पावर पर 54,671 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर सालाना 1,15,655 रुपए का भुगतान करना होता है। लेकिन नए वित्त वर्ष में अब किसानों को मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष, यानी किसानों को 3 हॉर्स पावर पंप पर 2,250 रुपए, 5 हॉर्स पावर पंप पर 3,750 रुपए और 10 हॉर्स पावर के पंप पर 7,500 रुपए का ही भुगतान करना होगा। बाकी बची 93% राशि मोहन सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। जिन किसानों का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, ऐसे किसानों को लगभग 7% ही बिजली का व्यय देना पड़ेगा। 93% सब्सिडी सरकार देगी और प्रति वर्ष 750 रुपया प्रति वर्ष प्रति 1 हॉर्स पावर पे किसानों को देना पड़ेगा। इस हिसाब से करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही ये राहत दी है। 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होता है, जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सरकार इस वित्त वर्ष में सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रुपए का भुगतान करेगी। जो घरेलू उपभोक्ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, 100 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त रहेगी और उसके ऊपर की जो बिजली है 50 यूनिट के एक तरह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, गरीब बिजली उपभोक्ता जो घरेलू बिजली जलाते हैं उनकी भी मदद हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग 1,07 लाख है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इस बात पर लगातार ध्यान देते आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी, चाहे खाद बीज हो या बिजली, किसान को राहत मिले, इस बात पर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम में मत्स्य पालन से जुड़े प्रयागराज के 5 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। मत्स्य विभाग सम्मानित होने वाले किसानों की सूची उपलब्ध कराएगा। मत्स्य विभाग प्रयागराज के कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों का चयन किया जा चुका है। उनकी सूची तैयार हो चुकी है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। पावन धरती श्रृंगवेरपुर धाम पर निषाद राज गुह्ये के जन्म उत्सव पर यह सम्मान मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को दिया जाएगा। बाघ संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, समर्पण, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी की यात्रा रही है।
1993 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद से देश ने अपने राष्ट्रीय पशु की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। भारत, जहां बाघ सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि शक्ति, संस्कृति और संरक्षण का प्रतीक है। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई, जब बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी। उस समय सिर्फ 9 बाघ अभयारण्य और 1800 बाघ थे। ये विलुप्त होती प्रजाति को बचाने की दौड़ थी। अब 50 साल बाद भारत में बाघों की कहानी का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिशन को नई गति मिली है। 2018 में भारत ने बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य समय से 4 साल पहले पूरा कर लिया। 2006 में जहां बाघों की कुल संख्या 1411 थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परिस्थिति और अर्थव्यवस्था का सामंजस्य बताया। समुदाय आधारित मॉडल के जरिए स्थानीय लोग अब बाघों के रक्षक बन गए हैं। 2023 में भारत बाघों तक ही सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का जन्म हुआ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल, जिसका उद्देश्य न केवल बाघ बल्कि शेर, तेंदुआ, जगुआर, चीता, हिम तेंदुआ और प्यूमा की रक्षा करना है। बाघ संरक्षण अब सिर्फ वन्य जीवों की कहानी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये रोजगार, पर्यटन, जल सुरक्षा और वैश्विक मंच पर भारत की नेतृत्व क्षमता की कहानी बन गया है। बाघों की गगनचुंबी गर्जना वापस आ गई है और अब ये पहले से भी अधिक जोरदार है। भारत ने नीति, जनसहयोग और जुनून के जरिए बाघों के संरक्षण के मामले में अद्भुत सफलता हासिल की है। ये पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल है। अब जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि बाघों की दहाड़ हमारे देश के जंगलों में हमेशा बनी रहेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। जैसलमेर के सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में मादा गोडावन ने चूजे को जन्म दिया है। ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावन की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के विलुप्त प्राय राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावड़ को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी बीच प्रोजेक्ट जीआईबी को लेकर एक सुखद खबर सामने आई है। जैसलमेर जिले के समगांव के पास स्थित सुधासरी ब्रीडिंग सेंटर से एक और खुशखबरी आई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावड़ के संरक्षण के लिए बनाए गए इस सेंटर में एक और चूजे का जन्म हुआ है। यहाँ चूजा मादा गोडावड़ अमन ने जन्म दिया है। इससे पहले 9 मार्च को भी इसी सेंटर में मादा गोडावड़ रीवा ने एक चूजे को जन्म दिया था। इन दोनों नवजात गोडावड़ों के साथ अब सुधासरी और रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावड़ की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है। गोडावड़ प्रजनन को लेकर जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क एक अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ गोडावड़ के प्रजनन और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पार्क के डीएफओ ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि यह उपलब्धि राष्ट्रीय संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत मिली है। इस साल का जो सब ब्रीडिंग सेंटर में 21 मार्च को एक सेकंड जीआईबी का एक चूजा आया है और ये जो चूजा है इस साल का दूसरा है और इसमें एक जो अमन है जो कि फीमेल है 5 साल की है और एक मेल है लियो। इन दोनों के मटिंग से ये चूजा आया है। इनका ये जो एग है वो 26 फरवरी को इन्होंने एग दिया था और उसमें से 21 मार्च को ये जो है चूजा बाहर निकला है। वर्तमान में ये बिल्कुल स्वस्थ है और ये सब ब्रीडिंग सेंटर में जो साइंटिस्ट WI के उनकी देखरेख में ये बिल्कुल स्वस्थ है। जैसलमेर का डेजर्ट नेशनल पार्क इस दुर्लभ पक्षी के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 70 संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ गोडावड़ के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित की गई है। कृत्रिम सेंटर इसके लिए डेवलप किए गए हैं। उन कृत्रिम सेंटर में ये पिछले साल से लगातार चूजों का जन्म हो रहा है। अभी एक और चूजे का जन्म हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है प्रकृति प्रेमियों के लिए, इकोसिस्टम के लिए। जो प्रयास में लगे हुए जितने भी संस्थाएं हैं, जिसमें चाहे वन विभाग है या जिला प्रशासन है या वन्यजीव प्रेमी है, सबके लिए एक अच्छी और सुखद खबर है।
गोडावड़ के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश भर के जंगलों में मात्र 150 से भी कम गोडावड़ बचे हैं, जिससे यह बाघों से भी अधिक दुर्लभ प्रजाति बन चुकी है। जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 29 मार्च को प्याज का भाव रहा 1,050 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,000 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को प्याज 2,500 रुपए पर बिकी। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते शनिवार प्याज का भाव था 1,400 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 350 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,050 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की तरनतारन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को प्याज 2,100 रुपए पर बिकी। 31 मार्च को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 2,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव को देखें तो यहाँ की आगरा मंडी में प्याज का भाव रहा 1,800 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,150 रुपए। ललितपुर मंडी में प्याज 1,500 रुपए पर बिकी, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोरबी मंडी में 29 मार्च को टमाटर का भाव था 750 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव हो गया 750 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 31 मार्च को टमाटर 1,100 रुपए पर बिका। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को टमाटर 800 रुपए पर बिका। वहीं 31 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अकबरपुर मंडी में टमाटर 600 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही संभल मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 850 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और खीरे के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन के पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के किसान सरसों और मसूर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में इस समय मूंग, गन्ना और मिर्च की बुवाई की जा सकती है। पंजाब में ही किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। हरियाणा में भी किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड के किसान मटर, मसूर, सरसों और अलसी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, तरबूज और खरबूजे के पौधों का रोपण कर सकते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों के किसान सरसों और गेहूं की पकी फसलों की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ इलाकों में किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, लौकी और करेले की बुवाई कर लें। वहीं यहाँ के दक्षिणी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में वित्त वर्ष 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिकॉर्ड 25 गीगावाट बढ़ी है, जो 1 साल पहले के मुकाबले 35% अधिक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बिहार रेलवे विकास पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार रेलवे विकास के लिए 10,096 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान के अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिना तकनीक के हम अपराधों पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। विकसित भारत @2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप के विषय पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन आज मंदिरों में पूजन और दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह की आरती की गई। सीबीआई द्वारा महादेव बैटिंग ऐप के संबंध में दर्ज एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम भी लिए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संलग्न आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही और साथ ही कहा है कि साक्ष्य के आधार पर केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।